नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। जमुना और निर्मला पार्क की कोने वाली बेंच पर बैठी हुई एक दूसरे को अपने दुखड़े सुना रही थीं। 65 के लगभग उम्र थी उन दोनों की। एक सी उम्र, एक से सुख दुख, एक ही व्यथा थी और लगभग एक ही अनुभवों की गाथा। फिर भी जब वे एक दूसरे को अपनी व्यथा कथा सुनाने बैठतीं तो पूरी तन्मयता से नित नवीन घटनाएं कहती सुनती, जिनका सार यही रहता कि जमाना कितना बदल गया है। बड़ों का आदर सम्मान तो कुछ बचा ही नहीं है, किसी तरह जी रहे हैं, बस मजबूरी है, इसीलिए बेटे के घर पड़े हुए हैं। अरे निर्मला, आज तो दीपिका ने कमाल ही कर दिया। घर में कोई मेहमान आए थे। मैं दिन भर घर में बैठे बैठे ऊब गई थी, इसीलिए सोचा थोड़ी देर बाहर जाकर मेहमानों के बीच बैठूं। अभी मुझे वहां बैठे 2-4 मिनट ही हुए थे कि दीपिका उन्हीं के सामने मुझसे डपट कर बोली, अम्मा जी अंदर जाइए, बैठिए। मेरा मन एकदम से फुलग उठा। क्या मैं मेहमानों के पास भी बैठने लायक नहीं हूँ? जमुना अपने झूठे आंसू पोंछकर बोली, ऐसी घटनाएं रोजमर्रा की होने के कारण मन पर अमित प्रभाव छोड़कर चली जाती हैं, परंतु सखी को बताने पर मन को हल्का हो ही जाता है। सुनी जमुना, क्या तुम्हारे बेटे बहू ने अपना पुराना कैलेंडर ड्राइंग रूम में सजाया है? नहीं ना, समझ लो तुम वही पुराना कैलेंडर हो जिसे फेंक दिया जाता है। तुम्हें एक कमरे में तो जगह मिली है ना, वही समझो बहुत है, निर्मला ने उसे समझाते हुए कहा। दोनों इसी घटना पर काफ़ी देर तक विचार विमर्श करती रहीं। फिर उनकी गप्पों की गाड़ी बेटे बहू नाती पोतों की पटरी से फिसलकर अपनी फाफ पर जा पहुंची। कैसे फाफ के उन्होंने जुल्म सहे, कैसे उनके सेवा की, कैसे उनके सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। अपने बड़प्पन का दोनों देर तक गुणगान करती रहीं। एकाएक उनकी निगाह कोने में बैठी एक समवयस्क महिला पर पड़ी, जो सफ़ेद साड़ी पहने और आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए थी। वह महिला चेहरे से बहुत उदास दिखाई दे रही थी। चल जमुना, उससे दोस्ती कर लें। निर्मला ने अपने हड़ोस स्वभाव के कारण अभी भी बचपन का दामन नहीं छोड़ा था। जरूर, जमुना बोली, अपने भारी भरकम शरीर को संभाल कर हाय हाय करके उठी और धम से उसके पास जाकर बैठ गई। देखिए निर्मला, हूँ मैं, और ये मेरी सहेली जमुना है। हमारी दोस्ती इसी पार्क में हुई थी। घरेलू खटपट से ऊब कर हम यहाँ आकर बैठती हैं और एक दूसरे से सुख दुख की बातें करती रहती हैं। और वह सब छोड़िए, आप कभी की सारी कल्पनाएं उस प्यार की महानता के आगे बौनी हैं। सागर की भी एक सीमा है, आकाश की ऊंचाई भी असीमित नहीं है। उनका प्यार इन सब पैमानों से बढ़कर था। सीपी में मोती की तरह सदा सहेज कर रखा उन्होंने मुझे। पहले अपना परिचय तो दीजिए, और किसी भी श्रीमती के नाम से नहीं, बल्कि स्वयं अपने नाम से। हम यहाँ सिर्फ सखियाँ हैं, किसी की रिश्तेदार नहीं हैं। अचानक हुए इस दोस्ताना हमले से वह महिला अवाक रह गई, मगर फिर एक रूखी सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम सुदर्शना है। अब चकित होने की बारी इन दोनों की थी। गंगा, जमुना, सावित्री, गोदावरी, ऐसे रेडीमेड नामों के जमाने में इतना सुंदर नाम, ऐसा नाम रखने वाले माता पिता कितने फुलझे विचारों के रहे होंगे, जिन्होंने इस रूपसी का नाम गुण के अनुरूप रखा। कोई पौराणिक नाम रख कर टाला नहीं। सुदर्शना जरूर अपनी जवानी में बेहद सुंदर रही होगी। इस उम्र में भी उसकी देह धरी हुई और सुडौल थी। रंग दूध सा गोरा था, नाक नक्श तीखे और दांत जो असली ही लग रहे थे, बिल्कुल कतारबद्ध थे। काले सफ़ेद रंग का मिश्रण
किए बाल एक छोटी मोटी चोटी गूंथे हुए कमर के नीचे तक झूल रही थी। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, पर उन्होंने उसके सौंदर्य की मोहकता को छुआ तक नहीं था। आप कहाँ रहती हैं? जमुना ने पूछा। दूर शिवाजी नगर में, वहीं से अकेली आई हैं। उन्हें यह महिला कुछ रहस्यमय लगने लगी। हाँ, यूं ही घूमते फिरते चली आई। अब तो रोज आया करूँगी। आप लोगों से मुलाकात जो हो गई है। वह मुस्कुराई। जमुना और निर्मला को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि उनसे परिचय उसे भी गले लगा लिया। उसने परिचय उसे भी भला लगा। देखो, कुछ लोग मुझे आप कहकर मत बुलाना, सुदर्शना ही कहना। वह बोली तो अपरिचय ही दीवार क्षण भर में गिर गई। कुछ देर पहले वह औरत उन्हें कुछ गर्वीली सी लग रही थी, पर अब अपनी सी लगने लगी थी। शाम काफी गिर गई थी, अंधेरा बढ़ने लगा था। अच्छा, मैं फिर कल मिलूंगी। सुदर्शना युवतियों की तरह फुर्ती से उठी और तेज चाल में वहाँ से चल पड़ी। निर्मला और जमुना अभिभूत होकर उसे देखती रहीं। हाय, कितनी फुर्तीली है! यहाँ तो बिना उफ ओह किए उठते ही नहीं बनता। कितने सुंदर बाल हैं! जमुना अपने सुपारी के आकार के जूड़े को फैलाकर बोली। चरहरी भी है, लगता है बाल बच्चे नहीं हैं। निर्मला बोली तो जमुना ने भी तुरंत उससे सहमत होते हुए कहा, हमारे जैसे 4-5 बच्चे हुए होते तो पक्का ऐसी ही फैल जाती। निर्मला की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। बड़ी बहू की कैंची की तरह चलने वाली जुबान से तंग आकर वह छोटे बेटे के यहाँ पिछले साल भर से थी। पति की मृत्यु हुए 5-6 साल हो चुके थे। जमुना की 2 बेटियां और 1 बेटा था। उसके पति इस उम्र में आकर बेहद चिड़चिड़े हो गए थे। बेटा बहू और पोतों की कई हरकतें उन्हें बेहद नागवार गुजरती थीं, पर उनसे कुछ कहना भी संभव नहीं था। अतः सारा गुस्सा बेचारी जमुना पर उतारते रहते। जमुना निर्मला से अक्सर कहती, इस पक्की उम्र में भी ये सबके सामने मुझे डांट देते हैं जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। फिर बेटे बहू भी इनकी बातें सुनकर खी खी करके हंसते हैं और मुझे तिनके बराबर भी इज्जत नहीं देते। निर्मला उन दोनों में से थी जो किसी भी हालात में मुस्कुराहट का साथ नहीं छोड़ती। उसके पोते उसे प्यार भी बहुत करते थे और पलटकर जवाब भी दे देते थे। अपनी कहानियों के अतुल भंडार के बल पर वह बच्चों के हृदय में किसी तरह जगह जमाए हुए थी। जमुना का हर समय विफुरता मुख देखकर उसके पोते उसके पास भी भटकना पसंद नहीं करते थे। पति की फटकार और बहू की तीखी निगाहों की तलवार से बचने के लिए वह इस पार्क में रोज कुछ समय बिताती। यही उसकी मुलाकात हुई निर्मला से और उसके हंसमुख स्वभाव से, जो अब दोस्ती में बदल गई थी। रात भर जमुना और निर्मला दोनों को सुदर्शना सपने में भी दिखाई दी। सफ़ेद बाल और सिलवटों से भरा चेहरा छोड़कर उसकी कोई बात नव युवतियों में से कम नहीं थी। चाल ढाल, उठने बैठने में गजब का आकर्षण था। मुस्कुराहट में बिजली सी चमक रही थी। ना व्यर्थ ही थी, ना ओढ़ी हुई गंभीरता। दोनों सोच ही रही थीं कि सुदर्शना की तरह से मुस्कुराए तो उन्हें जमाना बीत गया। ऐसी आकर्षक चाल और चुस्ती फुर्ती जैसे बीते युग की बात हो गई हो। वे दोनों उस पर इस तरह फिदा हो रही थीं जैसे अल्हड़ किशोरियाँ अपनी मनपसंद हीरोइनों पर होती हैं। पल पल बर्फ जैसा बीत रहा था। लग रहा था कि कब शाम हो और सुदर्शना से मुलाकात हो। उसकी जिंदगी के अतीत और वर्तमान का पता चले। उसके चेहरे की उदासी का रहस्य। बहू द्वारा पटकी गई चाय निर्मला ने जैसे तैसे हलक के नीचे उतार ली और हमेशा की तरह चाय में चीनी कम होने की शिकायत की। बहू ने हमेशा की तरह उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दी।
निर्मला हंसमुख तो थी ही, पर बहू के सामने उसके होंठ इस तरह भिजे रहते जैसे कि कभी ना हंसने की कसम खा रखी हो। बहू उनकी सब बातें तो चुपचाप सुन लेती, पर उसके सो व्यवस्थित चौके में यदि उन्होंने कोई चीज़ इधर से उधर की तो उनकी खैर नहीं थी। दिल में निर्मला जानती थी कि उनकी बहू फिर भी आम बहुओं से अच्छी है। उन्हें बैठे बैठे चाय नाश्ता लाकर देती है। जमुना का हाल उनसे ज़्यादा बुरा था। उसे काम भी करना पड़ता था और जली कटी भी सुननी पड़ती थी। यदि निर्मला से मैत्री न हुई होती तो जमुना के दिल का गुब्बार कैसे निकलता। निर्मला और जमुना की पार्क में हुई ये मैत्री पार्क की सीमाओं से बाहर कभी नहीं निकली। दोनों एक दूसरे के घर भी कभी नहीं गईं। शाम के 4 बज चुके थे। निर्मला उत्साह से उठी, करीने से साड़ी बांधी, बहू तिरछी निगाहों से उन्हें तैयार होते हुए देख रही थी। जब वह तैयार होने में 1 घंटा लगाती तो टेढ़ी मेढ़ी भुटकी की परवाह करती है क्या? निर्मला ने विद्रोही अंदाज में बोला। आज उसने पर्स भी लिया है, चप्पल भी ठीक ठाक पहनी, वरना रोज तो स्लीपर्स में ही निकल पड़ती। पार्क में जाकर वह बेंच पर पसर गई। रोज से 10-15 मिनट जल्दी ही चली आई थी वह, फिर भी उसे अधिक देर इंतजार नहीं करना पड़ा। बुल धुल जमाना अलमस्त चाल से आती हुई दिखाई दी। बुरा तो इस मोटापे का ना चाल सही रहने देता, ना ही उठने बैठने में नफाफत लगती। उसने दिल में सोचा। ओह, जमुना धम से बैठ गई। सांस फूल गई थी। वह नहीं आई? उसने हाँफते हुए पूछा। हाँ, वह कल भी तो देर से आई थी, निर्मला ने कहा। दोनों का गपशप कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन आज वह कार्यक्रम रोज की तरह रोचक नहीं था। कहीं कुछ खालीपन सा था। अभी 10-15 मिनट ही हुए थे कि सामने से उन्हें श्वेत वस्त्रधारी सुदर्शना आती हुई दिखाई दी। आ गई, निर्मला उत्तेजना से तीखी, फिर स्वयं ही अपनी इस हरकत पर चेप गई। सुदर्शना आकर उन दोनों के बीच सी जगह बनाकर बैठ गई। आई आप लोग? उनका फर उन दोनों के कानों में मिश्री घोल गया। हमने ये तय हुआ कि हम एक दूसरे को आप कहकर संबोधित नहीं करेंगे, जमुना ने कहा। वह हौले से मुस्कुराई। मोती से दांत चमक उठे। कुछ क्षण चुप्पी सी छाई रही। फिर निर्मला ने ही बातचीत शुरू करते हुए कहा। तुम अकेली रहती हो या बेटे बहू के साथ? बेटे के घर, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मगर इस छोटे से उत्तर से उन्हें संतुष्ट कहाँ होना था। वे प्रश्न पर प्रश्न पूछती गईं। उन्हें जो भी जानकारी मिली वह उन्हें चकित करने के लिए काफ़ी थी। वह MA B.Ed थीं और एक हाई स्कूल में शिक्षिका रह चुकी थीं। 5 साल पहले ही रिटायर हुई थीं। उनके 3 बेटे थे। एक यहीं पूना में था, बाकी दोनों मुंबई में थे। पति की मृत्यु हुई तब बड़ा बेटा 16-17 वर्ष का था। विपत्तियों में भी वह बिना घबराए मोर्चे पर डटी रहीं। बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनका विवाह किया। असल विपत्तियाँ तो उनके बाद ही शुरू होती हैं। जमुना बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे तीनों बेटे सुशील और आज्ञाकारी हैं। मुझे अपने घर अक्सर बुलाते रहते हैं। बेटा तो खैर हीरा होता ही है, पर बहू भी। निर्मला ने सोचा शायद ये प्रश्न उसकी दुखती रंग छेड़ दे। बहू वह तो मेरी बेटी है, इतना प्यार करती है कि मुझे पूछो ही मत। हर घड़ी मेरा ध्यान रखती है। कभी मेरा सिर भी दर्द करे तो डॉक्टरों का तांता लगा देती है। जमुना को याद आया, जब वह बदन और जोड़ों की दर्द से शिकायत करती तो बहू व्यंग से मुँह पिचका देती थी, मानो उसके चेहरे पर लिखा हो, है सब नाटक है, सिर्फ यही बहू अच्छी है और बाकी दोनों। निर्मला ने आशा भरे स्वर में पूछा।
उसने सोचा शायद बाकी दोनों करकफा हों, निर्लज्ज हों, बड़ों का लिहाज ना करने वाली हों। वे दोनों भी समझदार और शांत स्वभाव की हैं। सुदर्शना ने अभिलषित स्वर में कहा, फिर तुम क्यों यहाँ रहती हो? इसीलिए कि मैं बचपन से पूना में ही रही हूँ ना, मुझे यहीं अच्छा लगता है। सुदर्शना ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, ओह, निर्मला और जमुना के उत्साह के फूले हुए गुब्बारे जैसे सुई सी चुभ गई हो। सुदर्शना, उनकी उम्र हम उम्र में, पर हमदर्द नहीं। सच में बहुत दुखी हूँ। सुदर्शना स्वयं से ही बुदाते हुए बोली, यह दुख जरूर है कि पति ने पूरी उम्र साथ देने का वादा नहीं निभाया, पर जितना हमारा साथ रहा सदा अब स्मरणीय रहेगा। क्या वह तुम्हें बहुत प्यार करते थे? निर्मला ने अटपटा सा प्रश्न पूछा। सुदर्शना ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें छलछला आईं। कवि की सारी कल्पनाएं उस प्यार की महानता के आगे बौनी हैं। सागर की भी एक सीमा है, आकाश की ऊंचाई भी एक सीमित नहीं है। उनका प्यार इन सब पैमानों से बढ़कर था। सीपी में मोती की तरह सजा सहेज कर रखा था उन्होंने मुझे। निर्मला को याद आया, उसके पति की मृत्यु हुए 6 साल हो गए थे, पर जितना भी उसका वैवाहिक जीवन था, उसका एक क्षण भी सजो कर रखने योग्य नहीं था। निर्मला की साधारण शक्ल सूरत और श्वेत पति को सांप की तरह ढकती रहती थी। उसके हंसमुख स्वभाव की उन्होंने कभी कदर नहीं की। निर्मला उनके लिए सिर्फ एक नारी शरीर बनकर रही, उसके हृदय की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। निर्मला की सहज हंसी से नाटकीयता धुलती गई। उनके भी पति की अपेक्षा के प्रति लापरवाही का नाटक शुरू किया। यही था उसका वैवाहिक जीवन। सुदर्शना की सारी बातें बड़ी अनोखी थीं। रात भर निर्मला को अजीब अजीब सपने आते रहे, जिसमें सुदर्शना की जगह वह होती तो सुखसागर में आकंठ डूबी हुई। सुबह नींद खुली तो रात का उन्माद छाया रहता। ना बहू के बनाए खाने में मीन मेख निकालने की इच्छा होती, ना किसी बात पर तैयारियां चढ़ाने की। रात को सपने में पिए गए अमृत घूंट उसे विषवमन करने से रोकते रहते। उधर जमुना का भी यही हाल था। दोनों के घरवाले भी चकित थे। इन कलहप्रिया स्त्रियों को क्या हो गया है? दोनों हिरनी के पांव लिए रोज पार्क में जाती हैं। सुदर्शना की जादुई गृहस्थी के हैरत अर्गज किस्से सुनती और आश्चर्य प्रकट करती। भाई सुदर्शना, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। सबको ऐसी घर गृहस्थी कहाँ नसीब होती है। सुदर्शना खुलकर हंसती और नित नई बातों की पोटली खोलती। आज बहू ने खास मेरे लिए खीर बनाई, भजन गाकर सुनाए, पाँव दबाए। उनकी प्रशंसा भरी बातें सुनकर निर्मला और जमुना को अपनी बहू की बुराई करने में शर्म महसूस होती। वह ठंडी सांस भरकर रह जाती थीं। वे दोनों स्वप्रभता बीत रहे थे। नवीन मैत्री दोनों को रास आई थी। संपूर्ण रूप से सुखी सुदर्शना की बातें निर्मला और जमुना के सांसारिक जीवन में जले पपोड़े पड़े हृदय को ईर्ष्या से गंध नहीं करती थी। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। ये सुदर्शना के सुंदर व्यक्तित्व का ही तो प्रभाव था। साधारण मनुष्य अपने पड़ोसी से ही ईर्ष्या करता है, तो महापुरुष से तो नहीं। सुदर्शना भी इन दोनों के लिए अलौकिक शक्ति से संपन्न कोई सामान्य स्त्री बन गई थी, जिसकी बराबरी हरगिज नहीं की जा सकती थी। एक दिन निर्मला जमुना पार्क में आई। रोज ही सुदर्शना उनके आने के 10-15 मिनट बाद आती थी, मगर उस दिन नहीं आई। दोनों भारी कदमों से लौटकर आईं। अगले दिन भी वह नहीं आई। पूरे 15 दिन बीत गए इसी तरह। और जमुना का हृदय बेचैन हो रहा था। उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने उसका पता नोट कर नहीं लिया।
शिवाजी नगर किसी छोटे मोटे शहर जितना बड़ा है। कहीं कहाँ ढूंढने जाएगी वे उसे, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। एक शंका प्रकट करती तो दूसरी उससे सहमत होते हुए कहती, स्वस्थ होने पर पुनः आएगी हमारी सुदर्शना। पुनः गपियाने लगती है, पर उन्होंने महसूस किया कि बहू की बुराई की धार अब काफ़ी खत्म हो गई थी। शत्रु पक्ष के प्रति शिकायतों में भी अब पहले का वजन नहीं रहा। क्या सुदर्शना की बहू में एक भी अवगुण नहीं होगा? पर सुदर्शना तो बहू के गुणों की प्रशंसा करते थकती नहीं थी। अब सुदर्शना की अनुपस्थिति को 1 महीना हो चला था। एक रोज़ दोनों हमेशा वाली बेंच पर बैठी गपशप कर रही थीं कि एक औरत ने उन्हें उन दोनों की बातचीत में व्यवधान डालते हुए कहा, क्या आप दोनों निर्मला और जमुना हैं? सुदर्शना जी की सहेलियाँ? हाँ हाँ, क्या बात है, सुदर्शना कहाँ है? दोनों ने अधैर्य से पूछा। उनकी तो मृत्यु हो गई है, दिल की मरीज थी। कुछ दिन पहले दिल का जबरदस्त दौरा पड़ा था। कोई सेवा टहल करने वाला तो था नहीं, मैं ही थी उनकी पड़ोसन। मैंने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। बड़ी बुरी हालत थी उनकी, निसंतान जो थी। पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था। वह जो कुछ कह रही थी निर्मला और जमुना की समझ में ही नहीं आ रहा था। सुदर्शना और निसंतान, ये पत्र उन्होंने आप लोगों के लिए दिया है। उनकी इस वस्तुता को भंग करते हुए सब अपरिचित महिला ने कहा। निर्मला ने कांपते हाथों से पत्र लिया। वह कुछ पूछती इससे पहले वह महिला तेज डग भरती हुई अदृश्य हो गई। जमुना ने निर्मला के हाथ से पत्र लेकर खोला। प्रिय सखियों, क्या तुम लोग विश्वास करोगी, तुम दोनों मेरे जीवन की पहली सखियाँ हो। हंसता खेलता बचपन, स्नेह, माता पिता, रिश्तेदार, सखियाँ, बच्चे, सब मेरे लिए अपरिचित शब्द है, क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ। क्यों चौंक गई ना ये पढ़कर? कहीं पत्र ही उठाकर ना फेंक देना। तुम जैसे उजले लोगों के लिए तो मैं कालिक हूँ ना, परंतु क्या तुम कभी समझ पाओगी कि मेरे अंदर में भी स्वप्रद थे, इच्छाएं भी। उम्र बीत गई, इर्द गिर्द मंडराने वाले भ्रमण भी उड़ गए। गई मैं एकाकी समाज के लिए घृणा की पात्र, किसी को अपना कहने के लिए तरसती हुई। तुम दोनों से मैत्री हुई और मेरी कल्पनाएं पंख लगाकर उड़ती चली गईं। काल्पनिक पति और काल्पनिक बहू बेटे आदर्श नहीं होंगे तो और क्या होंगे? वास्तविक होते तो उनमें से मानवीय गुण होते। सच कहती हूँ, तुम लोगों के लिए जो बंधन है वह मेरे लिए सुंदरतम आभूषण। तुम दोनों के लिए जो घर यातना गहराई है वह मेरे लिए सपनों का महल। अपनों की डांट फटकार, उल्हानों, यहाँ तक की अपेक्षा भी किसी झूठे क्षणिक और दिखावटी प्रेम से बेहतर है। कृतज्ञ हूँ तुम्हारी। तुम लोगों के कांड ही काल्पनिक और झूठी ही सही, पर गृहस्थी का आनंद तो लिया मैंने। मेरी एकमात्र दयालु पड़ोसन ने मुझे अस्पताल में दाखिल कर दिया है। मेरी मृत्यु नज़दीक है। अलविदा तुम दोनों को पुनः फतवा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।